हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका एक बार एस्पायर क्लासेस में। रिलेटिव मोशन इन 1D को फर्दर कंटिन्यू करते हुए हमने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिया था ऐसे। अब आपको अपनी जगह पे नोट करना है कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो मैं फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ूं। थ्री पार्टिकल्स ए बी सी आर सिचुएटेड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे तीन पार्टिकल्स है ए बी और सी, उनको इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखा गया है ऑफ साइड ए। तो उस ट्रायंगल का साइड है ए। एट टी इज इक्वल टू 0 ईच ऑफ द पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड वी। हर पार्टिकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट वी है, ऐसे मैंने दिखाया है। ए ऑलवेज हैज इट्स वेलोसिटी अलोंग बी। ए की जो रफ्तार है ना वो हमेशा बी की तरफ है, दैट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग, हाँ ठीक है। बी अलोंग बी सी, और बी की जो वेलोसिटी है वो बी सी के अलोंग है, एंड सी की जो वेलोसिटी है वो सी ए के अलोंग है। एट व्हाट टाइम विल द पार्टिकल्स मीट। तो मैंने आपको ये बताया भी था। तो ये कितने टाइम बाद मिलते हैं, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको जुगाड़ से समझाया था कि जब भी आपको दो पार्टिकल्स को मिलाना होगा या ओवरटेक दो पार्टिकल्स करते हैं, एक पे बैठ के दूसरे को देखो। तो जिस पे बैठ के आप देख रहे हो वो रेस्ट में आ जाएगा, और जो टाइम का वैल्यू आएगा ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम होता है। मतलब आप कहीं से, आप ग्राउंड पे बैठकर देखो या किसी बॉडी पे बैठकर देखो, जो टाइम ऑफ इवेंट होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, है ना। ओके, तो ये है इसकी रफ्तार v, और इस वाले की रफ्तार है इधर v, और इस वाले की रफ्तार है इधर v। अब देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका साइड है a, इसका साइड है a, और इसका साइड है a। अब मुझे पता है अगर मैं दो पार्टिकल्स को देखूं, अगर दो पार्टिकल्स मिले तो तीसरा जो है वो खुद ब खुद मिल जाएगा। तो ये पार्टिकल को देखो, इस पार्टिकल का अगर ये वाला कंपोनेंट देखे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v cos ऑफ 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल होता है 60 डिग्री। अब इस वाले की रफ्तार है किधर, इधर। अब मैं इस पे बैठकर देख रहा हूं, इस पे बैठकर अगर देख रहा हूं, तो इसको रोकने के लिए हमें पीछे की तरफ क्या देना चाहिए, हमें पीछे की तरफ v देना होगा इधर। देखो अब ये वाला पार्टिकल जो कि a पार्टिकल है, नाउ इट इज एट रेस्ट। अब मैंने आपको बताया था कि इसको रोकने के लिए हमने v पीछे की तरफ दे दिया, तो इस वाले पार्टिकल को भी v कहां देना पड़ेगा, पीछे की तरफ देना पड़ेगा। तो अपना v का 60 तो है ही, प्लस ये v हो जाएगा। तो ये इसकी नेट रिलेटिव रफ्तार हो गई। अब देखो मिलने के लिए जो रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी वो डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी a। तो हमें पता है सारा कुछ यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज इक्वल टू a इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, v प्लस v cos 60 मल्टीप्लाइड बाई t, है ना। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू cos 60 है v बाई 2, तो ये बन जाएगा बच्चे 3v बाई 2 इंटू टी। तो जो टाइम ऑफ मीटिंग होगा वो होगा 2a डिवाइड बाई 3v इज द करेक्ट आंसर। अपनी जगह आपको नोट करना है क्या आपको यही आंसर आया था कि नहीं। अगर सही आंसर आया तो सही ट्रैक पे हो, अगर सही आंसर नहीं आया है देन यू विल हैव टू लुक बैक कि आप कहां गलती कर रहे हो कॉन्सेप्ट को पकड़ने में। अब और एक चीज आउट ऑफ द बॉक्स जो मुझे बतानी है वो ये कि ये रियलिटी में ये तीन पार्टिकल्स मिलेंगे किधर। देखो ये पार्टिकल बच्चे जो है ना ये इधर जा रहा था और ये इसको फॉलो कर रहा था, तो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है और ये यहां जा रहा था, तो इसकी जो पाथ होगी वो कुछ ऐसे होगी। लेकिन ये वाला किसको फॉलो कर रहा है, ये वाला इस वाले को फॉलो कर रहा है, तो इसकी जो पाथ होगी वो कुछ ऐसे होगी। और ये वाला जो इसको फॉलो कर रहा है तो इसकी पाथ जो ये ऐसे होगी। So this is the original path taken by the particles and this is the time after which they will meet. तो इसी फॉर्मेट पे हम और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, अभी ट्रायंगल के बदले हम एक स्क्वायर ले लेंगे, है ना। फोर पार्टिकल्स ए बी सी आर सिचुएटेड एट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ई। तो अब चार पार्टिकल्स ऐसे हैं, दीज आर द फोर पार्टिकल्स, ऐसे 1 2 3 4, है ना। तो इसका साइड क्या है, साइड इज अगेन ए, इस स्क्वायर का साइड है ए। Each of the particles move with constant speed, तो हर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, such that A aims towards B, B towards C and C towards D। तो ऐसा बताया गया है अगर ये A, ये B, ये C और ये D, तो A B की तरफ जाता है, B C की तरफ जाता है, C D की तरफ जाता है और D A की तरफ जाता है। तो रफ्तार तो बराबर है हर एक की। अब यही बताया गया है कि ये कितने टाइम बाद मिलते हैं, ये कितने टाइम बाद मीट हो जाएंगे। तो हमें इसमें पता है कि अगर दो पार्टिकल्स मिल जाते हैं तो तीसरा और चौथा खुद ब खुद मिल गया होगा। सो वी विल कंसंट्रेट ऑन टू पार्टिकल्स। एक तो मैं ए वाला लेता हूं और दूसरा बी वाला लेता हूं। अब मास्टर साहब ने जुगाड़ में बताया था कि एक पार्टिकल पे बैठ जाओ, एक पार्टिकल पे बैठ जाओ,
जो उसको रफ्तार या एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में दोगे वही दूसरे पार्टिकल को भी दे दो जिसको आप देख रहे हो, है ना। तो अब ए को आप रोक दो, तो मैं इस पे बैठ गया तो इधर की तरफ वी। अब ये ए वाला पार्टिकल आ गया रेस्ट में, रिलेटिवली ये रेस्ट में। अब ए वाला जो है वो बी को देख रहा है इधर, है ना, लेकिन बी की जो रफ्तार है ना भाई वो सिर्फ वाई में है, तो उस वी का कोई रोल है ही नहीं इन दो पार्टिकल्स को मिलाने में। तो इसको हमने रोकने के लिए इधर की तरफ वी दिया, तो इसको भी पीछे की तरफ वी देना होगा। तो अब अगर ये मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ दियर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज ओनली, और इनको मीट होने के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी होगी दैट्स अगेन ए। तो हमें समझ में आता है सर जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि सारा कुछ यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। लेकिन एक बात समझनी है कि हम किस पे बैठकर देख रहे हैं, ए पर बैठकर देख रहे हैं दूसरे को। जब बी को देख रहे हैं तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी होगी ए, और जो स्पीड होगी बच्चे, स्पीड हो जाएगी v इंटू टी। तो t की जो वैल्यू आई दैट इज a बाई वी। देखो आंसर बिल्कुल नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझे। कॉन्सेप्ट इसमें भर क्या है कि ये दो कैसे मिल जाते हैं, कैसे हमें एक पे बैठकर दूसरे को रोकना है, एंड अकॉर्डिंगली फिर दूसरे पार्टिकल को भी वो वेलोसिटीज और एक्सेलरेशंस देनी है ना। ओके, अब इसमें है एक जबरदस्त क्वेश्चन, वो है ये। अभी भी सेम सवाल, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लूं, सेम सवाल। अभी ट्रायंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, अभी एक रेगुलर हेक्सागन है ना। तो 6 पार्टिकल्स जो है उनको रेगुलर हेक्सागन के कॉर्नर्स पे रखा गया, और हर साइड जो है वो है ए के बराबर। तो ऐसे इस हेक्सागन को मैं बनाता हूं ऐसे और ऐसे, ये तो 6 पार्टिकल्स अपने पास अभी भी कहानी सेम है। एक दूसरे की तरफ जा रहा है, दूसरा तीसरे की तरफ, तीसरा चौथे की तरफ, चौथा फिफ्थ की तरफ, और पंजवा छठे की तरफ। तो रफ्तार अभी भी बच्चे सेम। ऐसे मान लो इसकी रफ्तार इधर की तरफ, इसकी रफ्तार इधर की तरफ, इस वाले भाई साहब की इधर, इस वाले की इधर, इस वाले की इधर, और इस वाले की इधर। तो अल्टीमेटली ये मिलेंगे, और हमें ये पता है, जैसे मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में बताया था कि ये सेंटर पे मिलते हैं। तो बिल्कुल टेढ़ा सा एक पाथ होता है इनका, 2D पाथ इनका होता है, तो सेंटर पे मिलेंगे। लेकिन हमें तो इसको जुगाड़ से करना कि कितने टाइम बाद ये मिलेंगे। उसके लिए हम क्या करें, एक पे बैठकर दूसरे को देखो, है ना। तो चलो ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूं, ये दूरी तो इट्स गिवन दैट इट्स ए। अब देखो हमें पता है कि ये अगर मिलेंगे तो रिलेटिवली इतनी डिस्टेंस ट्रेवल हो जानी चाहिए, दिस डिस्टेंस से इस पार्टिकल की जो रफ्तार है बच्चे वो इधर की तरफ है, तो इस पार्टिकल की इधर की तरफ। तो मैं इसका कंपोनेंट देख लेता हूं अलोंग द लाइन। इसका कंपोनेंट अलोंग द लाइन कितना होगा, देखो ये है 120, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन में साइड 120 डिग्री का होता है। तो बच्चे ये 120, एंगल सम हमें पता है, एंगल सम कितना होता है 180, तो ये बन जाएगा 60। अब कॉमन सेंस है, v का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos ऑफ 60। अब बस इस वाले को देखो, इस वाले को अलोंग द लाइन, इस वाले पे अगर मैं देखूं ये दिस इज ए, तो यहां जो बच्चे इसकी रफ्तार है अलोंग द लाइन दैट इज v cos 60, दैट इज v बाई 2, और इस वाले पार्टिकल की जो रफ्तार है बच्चे दैट इज v, है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सॉरी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब इनको अगर मिलना है तो फिर से रिलेटिवली देखो, रिलेटिव के लिए क्या करें, एक को रोक दो। तो लेट सपोज मैं यहां पे बैठ के देख रहा हूं, तो इसको रोकने के लिए v बाई 2 इधर देना पड़ेगा, तो इसको भी v बाई 2 किधर देना पड़ेगा, पलट के पीछे की तरफ। तो मॉडिफाइड सिचुएशन जब देखोगे तो अब ये तो रेस्ट में ये वाला भाई साहब, और जो दूरी है इनके बीच दैट से, अब देखो v माइनस वी बाई 2 कितना आएगा, v बाई 2। अब कॉमन सेंस से समझ में आता है कि सारा कुछ यूनिफॉर्म है, तो डिस्टेंस को फिर से लिखना पड़ेगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, है ना। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है a, और स्पीड कितनी है, स्पीड जो कि रिलेटिव है दैट्स v बाई 2, एंड जो टाइम है बच्चे दैट्स t। तो t का जो वैल्यू आएगा दैट इज 2a बाई b। देखो मैंने आपको रिलेटिव पे 3 सवाल दिखाए, ट्रायंगल पे मूव करो, आप स्क्वायर पे मूव करो, या आप हेक्सागन पे मूव करो। जो कॉन्सेप्ट कहता है ना, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो वर्टेक्स की डिस्टेंस होगी, जैसे कि ये एज लेंथ, जो इसका एज है वो a, ट्रायंगल का भी है, स्क्वायर का भी है, तो रिलेटिव इतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। अब फिर जस्ट आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट देखने हैं ना। ओके, तो फर्दर चलते हैं। हाँ, अब जो मोशन इन 1D है वो ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें इसमें और है जो मुझे आपको बतानी है, बिकॉज आने वाले चैप्टर्स में इसका बहुत सारा यूज आता है। तो वो क्या है, देखो हेडिंग को देखो, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैलकुलेटेड विद सम मूविंग फ्रेम।
अगर मैं किसी बॉडी की एक्चुअल वेलोसिटी को मेजर करना चाहता हूं, लेकिन मेरा ऑब्जर्वर कहीं मूविंग फ्रेम में है ना, तो ऐसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, ए कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक। तो ये जो है इट्स ए ट्रक। हाँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन ये एक ही ट्रक है, 4 पहिए वाला। सो ये 4 पहिए वाला एक ट्रक है। इसकी जो वेलोसिटी है बच्चे, वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज 2 मीटर पर सेकंड। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट दिस इज जस्ट वन ट्रक, है ना, 4 पहिए वाला। हाँ, while the truck a car is moving with velocity of 2 meter per second with respect to truck, while the truck is itself moving with 3, तो ट्रक की जो रफ्तार है ना बच्चे, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। और एक गाड़ी है इधर, दिस इज अ कार, ये कार है, और क्या दिया गया है, जो कार की रफ्तार है ट्रक के रेस्पेक्ट में। सो वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक जो कि दिया गया है 3 मीटर पर सेकंड। अब यहां पे समझे, अब यहां पे वेलोसिटी ऑफ ट्रक 3 मीटर पर सेकंड है, तो ये किसी भाई साहब ने मेजर किया है जो खुद ग्राउंड पे लोकेटेड है ऐसे। तो ये ग्राउंड वाला भाई साहब, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर जो है, वो कहता है कि ट्रक की जो रफ्तार है दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। अब ट्रक के अंदर एक ऑब्जर्वर है ऐसे, ट्रक के अंदर एक ऑब्जर्वर है, और वो इस कार को देखता है और वो बोलता है इसकी जो रफ्तार है वो है 3 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या चाहिए, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको कैसे करें, देखो ये एक जनरल फार्मूला आएगा, ये बार बार यूज में लेना है आपको। अभी देखो मास्टर क्या करता है, हमें पता है वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक इज इक्वल, याद करो, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। और बच्चे जो ये वीसी और वीटी है, ये सेम फ्रेम से लिए गए होते हैं। तो यहां से मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना, वेलोसिटी ऑफ कार, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो कहता हूं भाई, आप अगर रात के 2 बजे भी जाग जाते हो, आपके मुंह से यही निकलना चाहिए कि जो कार की वेलोसिटी है, अगर आपको एक्चुअल वेलोसिटी चाहिए कार की ग्राउंड फ्रेम पे, जो कि वो ग्राउंड वाला भाई साहब है, ये ग्राउंड वाला भाई साहब अगर इस कार को देखता है तो इसको कितनी वेलोसिटी नजर आएगी, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक। ये कार ट्रक के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है, प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक, और इस ट्रक की अपनी वेलोसिटी क्या है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो मैं तो कहता हूं कि ये रात के 2 बजे भी जाग जाओ, आपके मुंह से यही निकलना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करता हूं, इसको मैं जनरलाइज ऐसे करता हूं, ये अगर बच्चे मुझे चाहिए दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज कार ए, दिस इज कार बी। अगर बच्चे मैं आपको बोलूं इसकी रफ्तार है वी ए बी, व्हाट इज दिस, दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू बी। और अगर मैं बी की रफ्तार आपको दे दूं, अगर मैं बी की रफ्तार आपको दे भी दूं, तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कुछ भी नहीं है। आप देखोगे, पहले देखो भाई, ए की रफ्तार क्या है बी के रेस्पेक्ट में, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। तो ये वी ए अभी तो ग्राउंड के फ्रेम में लिया गया है, बट हमेशा ग्राउंड के फ्रेम में ऐसा कोई जरूरी नहीं, बट ए और बी के लिए ये कंडीशन है, वी ए और वी बी के लिए ये कंडीशन है कि ये दोनों सेम फ्रेम से लिए जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करने हैं। तो वी सी इज इक्वल, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक, दिया है 3, प्लस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है ना, प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक है कितना, 2। अच्छा, कार इज मूविंग, कार की जो रफ्तार है बच्चे वो है 2, है ना, कार की रफ्तार है 2। तो ये देखो वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक जो है दैट इज 2, और वेलोसिटी ऑफ ट्रक, जो वेलोसिटी ट्रक की है वो कितनी है, वो खुद है 3। तो आंसर आया 5 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स अगर ग्राउंड पे बैठकर इस कार को मैं देखूं तो मुझे वो 5 मीटर पर सेकंड से चलती हुई नजर आएगी, और अगर इसी कार को इस ट्रक में बैठकर देखूं तो मुझे ये 2 मीटर पर सेकंड से चलती हुई नजर आएगी। तो ये, हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये सारा कुछ वेक्टर फॉर्म में होता है। अगर वी सी और वी टी सेम डायरेक्शन में थे तो ऐड होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में थे तो सब्ट्रैक्ट होंगे, किसी एंगल पे थे तो तब हमें वेक्टर अलजेब्रा का यूज लेना होगा, है ना। तो इसी पे बेस्ड और एक अच्छा क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करते हैं, वो ये, ए पर्सन क्लाइम्स अप ए स्टॉल्ड एस्केलेटर इन 60 सेकेंड्स। एस्केलेटर शायद देखा होगा जो मॉल्स वगैरह में लगा होता है, ऐसे
सीडी टाइप, ऐसे सीडी टाइप होता है और ये ऐसे जा रहा होता है ऐसे। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, है ना। तो ए पर्सन क्लाइम्स अप ए स्टार्ट एस्केलेटर इन 60। स्टार्ट का मतलब होता है कि अगर ये एस्केलेटर रुका हुआ है, अगर एस्केलेटर एट रेस्ट, जब एस्केलेटर एट रेस्ट, तो तब एक बच्चा जो है, अब मैं एस्केलेटर को ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाता हूं, लेकिन जबकि ये रियलिटी में होता है वर्टिकल। तो यहां पे एक बच्चा इस पे दौड़ता है, तो लेट सपोज ये है वेलोसिटी ऑफ बॉय, और इसको कितना टाइम लगता है इसको क्रॉस करने में। जो एस्केलेटर की लेंथ है वो तो फिक्स है ना, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो है दैट्स फिक्स। एस्केलेटर जो है, एस्केलेटर अगर 5 मीटर का है, 10 मीटर का है, दैट्स फिक्स। तो फिर उसके ऊपर जो कन्वेयर बेल्ट होता है वो ऐसे जाता है नीचे से, फिर से ऊपर से उस पर आदमी चढ़ सकता है और उसको क्रॉस कर सकता है। तो यह है दिस वेलोसिटी ऑफ बॉय। इसको कितना टाइम लगता है? 60 सेकेंड। तो बच्चे अगर मैं T1 देखूं, T1 इज वो वाला टाइम कि जब एस्केलेटर रुका हुआ है। तो इस केस में एस्केलेटर जो है इट्स एट रेस्ट, इस केस में एस्केलेटर रुका हुआ है और इस पे बच्चा दौड़ रहा है और लेंथ एल इसको ट्रैवल करनी है। तो T1 किसके बराबर आएगा? L डिवाइड बाई VB, और ये हमें दे के है उसको लगते हैं 60 सेकेंड। सो दिस इज L डिवाइड बाई VB। अब दूसरे केस में देखो, बट एस्केलेटर रनिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, he takes 40 seconds. How much time is taken by the person to walk up the moving escalator? तो इसमें यह बताया गया कि अगर एस्केलेटर रुका हुआ है उसको 60 सेकेंड्स लगते हैं। अब दूसरे केस में अगर अब वो सिर्फ मतलब ऐसा खड़ा रहे एस्केलेटर पे, कुछ खुद ना चले, सिर्फ एस्केलेटर चले और एस्केलेटर की जो रफ्तार है वो कांस्टेंट, तब उसको सिर्फ 40 सेकंड लगते हैं। तो इसका केस 2 क्या है? इसका सेकंड केस जो है, सेकंड केस है अगर अब एस्केलेटर चले, तो एस्केलेटर की रफ्तार मान लेते हैं VE और ये इस पे बच्चा खड़ा, तो अब ये इस पॉइंट पे फिर से L डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पहुंच जाएगा, है ना। तो अब इसको कितना टाइम लगेगा? लेट्स कॉल दैट T2। तो T2 इस केस में होगा क्या? T2 विल बी अगेन L बाई VE। कॉमन सेंस इंप्लाइज T2 है कितना भाई? T2 अब लगते हैं 40 सेकेंड इज इक्वल टू L डिवाइड बाई VE, है ना। अब जो बताया गया है, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द पर्सन वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर। अब भाई एस्केलेटर भी चला और ये भाई साहब भी चला, तो ये भी चला, है ना। अब कितना टाइम लगेगा इसको? तो कॉमन सेंस है, देखो इसको इसके रेस्पेक्ट में जो रफ्तार है दैट इज VB, और जो एस्केलेटर है वो खुद जा रहा है VE से। अब मुझे बताओ एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? VB है इसकी। अब ये जो VB है ना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर, प्लस क्या लिखना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, जो अभी पढ़ रहे थे, है ना। VB अभी कहां से लिया गया है? एस्केलेटर वाले फ्रेम से, प्लस VE इसीलिए कर दिया क्योंकि एस्केलेटर खुद ग्राउंड फ्रेम में मूव कर रहा है, तो ये आ गई वेलोसिटी। अब जो टाइम लगेगा बच्चे, दैट इज T इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई VE प्लस VB, है ना। अब देखो हमें तो VE डिवाइड बाई VB के वैल्यू पता है। यहां देखो VB का वैल्यू क्या आएगा? L बाई T1। यहां देखोगे VB किसके बराबर आएगा? L बाई 60। और यहां VE देखोगे तो क्या आएगा? L बाई 40। तो L बाई 40 प्लस L बाई 60। तो हाँ जी, ये तो देखो ये बन जाएगा फाइनली T इज इक्वल टू L और L कैंसल, तो ये बन जाएगा 60 प्लस 40 हो गए 100, और ये बन जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, तो 6 4 24 सेकेंड्स, है ना। तो ये चीज, तो इसका जो आंसर है दैट्स 24 सेकेंड्स। अब इसका एक जुगाड़ है, मैं तो कहता हूं इसका एक फंडामेंटल फार्मूला याद रखो। वो क्या है? लेट मी टेल यू दैट। इसका एक जुगाड़ है, क्योंकि इतना समय नहीं होता हमारे पास कि हम कैलकुलेशन करने बैठ जाए। तो जुगाड़ क्या है? अगर ये एस्केलेटर रुका हुआ है, अगर भाई एस्केलेटर रुका हुआ है और इस पे ये बच्चा दौड़ने लगता है, इस पे ये बच्चा कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर तब टाइम लगता है T1, क्या लगता है? उसके बाद अब एस्केलेटर चलता है, नाउ एस्केलेटर इज मूविंग, अब एस्केलेटर चलता है ऐसे, और ये बचा हुआ ये बच्चा जो है इट्स एट रेस्ट, तब टाइम लगता है T2। अब थर्ड केस में बच्चा चाहता है कि नहीं अब मैं दौड़ूं भी, एस्केलेटर तो वैसे भी चल ही रहा है, तो दोनों भागे।
तो जो इस केस में बच्चे टाइम लगेगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा सीधा T1 मल्टीप्लाइड बाई T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन, दोनों को प्रोडक्ट कर दो डिवाइड बाय दोनों को समेशन कर दो। अब उस पिछले वाले सवाल को करते हैं। देखो हमें T चाहिए, T1 तब था जब सिर्फ बच्चा दौड़ा तो तब लगे थे 60 सेकेंड, और बच्चे T2 तब जब सिर्फ एस्केलेटर चल रहा था और बच्चा खुद रेस्ट पे था तो 40, तब 40 लगा था। अब दोनों का समेशन 60 प्लस 40 100। ये देखो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल आंसर, जो हमारे को एक ब्यूटीफुल आंसर मिला है वो है ये। तो इस चैप्टर की जो है करते हैं यहीं पे एंडिंग। हमने मोशन इन 1D में ओवरव्यू देता हूं, हमने क्या पढ़ा, मोशन इन 1D में हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केसेस पढ़े, स्टॉपिंग टाइम देखा, स्टॉपिंग डिस्टेंस देखी, मोशन अंडर ग्रेविटी, नीचे से पार्टिकल को फेंको, किसी हाइट से पार्टिकल को फेंको, ऊपर फेंको नीचे फेंको, फिर देखो टाइम वगैरह क्या सारा आता है ना। उसके बाद हमने देखा कि जो ग्राफ्स वगैरह देख लिए कि कैसे एक ग्राफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है, किस ग्राफ का स्लोप, किस ग्राफ का एरिया क्या क्या हमें देता है, हमें कैसे पता चलता है कि बॉडी ने पलटी वगैरह मान ली। और फाइनली हमने रिलेटिव में देखा कि रिलेटिव इन 1D में हमने देखा कि हमने फ्रेम चेंज किया, जहां से हम देख रहे हैं जहां से हम उसको हमने चेंज किया, और हमने फिर देखा कि मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में कैसे वगैरह वेलोसिटी दी जाती है। तो कल से हम शुरू करते हैं मोशन इन 2D। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।